नमस्कार, मैं प्रिंस स्कोर मोर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 10। इसके पहले प्रैक्टिस सेट 9 तक की वीडियोस चैनल पे आ चुकी हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। और हाँ, इन सारे वीडियोस का यदि आप क्विज़ करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए मेरे टेलीग्राम लिंक से। रात में 10 बजे इसका क्विज होता है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। भारतीय संगीत न केवल मनुष्य को अपितु पशुओं को भी प्रभावित करता है, यह कथन किसका है? देखिए, यह कथन है अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो संगीतज्ञ, गायक इत्यादि सब कुछ थे, ठीक है। इन्हें तूतीय हिंद की उपाधि दी गई है। इनके बारे में मैंने कल के वीडियो में डिटेल्स में बताया था, आप वो वीडियो देखें और मुझे कमेंट करें इनके बारे में। तो अमीर खुसरो ने क्या कहा था कि भारतीय संगीत न केवल मनुष्यों को अपितु पशुओं को भी प्रभावित करता है। बात करते हैं हम लोग अलबरूनी की। अलबरूनी जो है वो महमूद गजनवी के साथ भारत में आया था, ठीक है। उसने तहकीके हिंद, जिसको हिंदी में कहेंगे भारत की खोज नाम की पुस्तक लिखी थी। वह एक स्कॉलर था। वह जियोग्राफी, मैथ्स, केमिस्ट्री, खगोल शास्त्र वगैरह वगैरह सारी सब्जेक्ट्स में माहिर इंसान था। बात करते हैं इब्न बतूता की। और मोरक्को से आया था, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने राज्य में दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, ठीक है। वह 1333 ईस्वी में आया था इंडिया में। अबुल फजल की बात करते हैं, इनके बारे में आप लोग सभी वाकिफ़ होंगे। ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इन्होंने अकबरनामा और आईन अकबरी की रचना की थी। और भी इनके बारे में जो जानकारी हो आप कमेंट बॉक्स में हमें देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सल्तनत कालीन सिक्के जितल, ससगनी और टंका क्रमशः किससे बने थे? देखिए, सल्तनत कालीन जो सिक्के थे, सबसे पहले सिक्कों को जारी करने का श्रेय जाता है इल्तुतमिश को। पहला तुर्क शासक था जिसने इस तरह के सिक्के जारी किए थे। अब बात करते हैं एक करके सिक्के की। तो जीतल के जो सिक्के होते हैं वो सिक्के होते थे तांबे के, ठीक है। जीतल के सिक्के तांबे के, और ससगनी जो सिक्के होते थे वो होते थे चांदी के। और जो टंका होता था वो भी किसका होता था? चांदी का। इसलिए ऑप्शन हमारा 1 सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुख करेंगे। निम्न खिलाड़ियों में सबसे कम उम्र में भारतीय टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी किसने की थी? देखिए, सबसे कम उम्र में टेस्ट की कप्तानी की यदि बात की जाए, वह की थी नवाब पटौदी ने। नवाब पटौदी जो हैं वो 21 साल और 77 दिन 21 साल 77 दिन के उम्र में इन्होंने भारतीय टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी की थी। ये इंडिया के कप्तान रहे थे 1962 से लेके 1975 तक, ठीक है। बढ़ते हम लोग ऑप्शंस की तरफ। सचिन तेंदुलकर 1996 से लेकर 2000 तक इंडिया के कप्तान रहे हैं। अजहरुद्दीन की बात करें तो अजहरुद्दीन 90 से लेकर 1999 तक इंडिया टीम के कप्तान रहे हैं। और कपिल देव की बात करें तो ये 1983 से 1987 तक कप्तान रहे थे। नवाब पटौदी के बारे में एक और ख्याल आता है हमें कि ये दुनिया के सबसे युवा कैप्टन रहे थे अपने समय में, नवाब पटौदी। अभी बात करते हैं तत्काल में जो इंडिया की टीम के कप्तान हैं, विराट कोहली। विराट कोहली ने अभी तक 60 मैचों में कप्तानी की है, जिसमें उन्हें 36 मैचों में जीत हासिल हुई है। आज तक इंडिया टीम के जितने भी कप्तान रहे उसमें सबसे ज़्यादा जीत हासिल कराने वाले विराट कोहली हैं। और 60 मैचों में कप्तानी धोनी ने भी की है, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी जो हैं वो 2008 से 2014 तक कप्तानी की है इंडिया टेस्ट क्रिकेट की। और विराट कोहली की बात करते हैं तो वो 2014 से लेकर 2021 तक इंडिया टीम के कप्तान अभी तक बने हुए हैं। और सबसे अधिक टेस्ट मैचों में कप्तान रहने का रिकॉर्ड है अभी तक वेस्टइंडीज़ के कैप्टन क्लाइव लॉयड का। वो उन्होंने 74 मैचों में अपने टीम की कैप्टनसी की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगानी की सत्ता स्थापित की? देखिए, शेर शाह सूरी ने हुमायूं से युद्ध लड़ा था। कौन सा? तो वो है बिलग्राम का युद्ध, जिसे कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है। 1540 में 1540 में ये युद्ध इन्होंने लड़ा था। इसके पहले के एक युद्ध की हम बात करें, वो है चौसा का युद्ध या बक्सर का युद्ध इसको कहते हैं, ठीक है। ये 1539 ईस्वी में लड़ा था। किसने? शेर शाह सूरी ने हुमायूं के साथ। इस युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह से हराया था। और हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए गंगा में कूद कर भागे थे। इनको एक भिश्ती ने बचाया था जो गंगा में नाव चला रहा था। उस समय बाढ़ का सीजन था। ये कहानी बहुत लंबी है, किसी हिस्ट्री क्लास में बताऊंगा। तो यहाँ से जब भाग के ये पहुँचे बिलग्राम की तरफ, कन्नौज की तरफ, वहाँ भी अगले साल उनको खींच के ये मारा। और इस तरह से ये यहाँ से भाग के चले गए किधर? अफ़गानिस्तान, ठीक है। उधर निकल लिए ये। और उसके बाद इंडिया में शासन किसका हुआ? तो वो अफ़गान शासक शेर शाह सूरी का हो गया,
ठीक है। बात करते हैं कालिंजर युद्ध की। कालिंजर का जो युद्ध था वो 1544 ईस्वी में हुआ था और इसी युद्ध में शेरशाह सूरी खुद के दागे गए गोले से वापस आ जाने से ये उसे चोट खा के मर गया था। ठीक है, इसने खुद से एक गोला दागा, वो कालिंजर का जो महल था उसकी दीवार से वो गोला टकराया और टकरा के आके बारूद के खजाने में गिर गया और उसमें इतनी भयंकर आग लगी, उसी में ये जो शेरशाह जो सूरी जो था वो जल के मर गया, बहुत बुरी तरह से जल गया। ठीक है, तो इस तरह से तीनों युद्ध की हमने बात कर ली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाजार में मंदी की स्थिति क्या संकेत करती है? देखिए, मंदी क्या होती है और सुस्ती क्या होती है, इन दोनों में काफ़ी अंतर है। इसके बारे में हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, इसके लिए मैंने एक पेज लगाया है अलग से। मंदी और सुस्ती में क्या अंतर है, ध्यान दीजिएगा। मंदी का मतलब होता है रिसेशन, मंदी का मतलब क्या होता है, रिसेशन, और सुस्ती का मतलब होता है इकोनॉमिक स्लो डाउन। तो अभी की जो स्थिति बनी हुई है दोस्तों, मतलब मैं बात कर रहा हूँ आज से 1 साल पहले चले जाइए। ठीक है, जो पिछला लॉकडाउन था उस समय स्थिति क्या आ गई थी, रिसेशन की स्थिति आ गई थी। कब से कब तक इंडिया में क्वार्टरली क्या होता है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ को निकाला जाता है हर 3 महीने पे। जब 3 महीने पे एक तिमाही निकाली जाती है, तो पिछले तिमाही जब निकाली गई थी, मान लीजिए पहला निकला आपका मार्च से लेके जून तक, और फिर निकलेगा जून से लेके सितंबर तक, ऐसे करके निकलता है। तो ये पहली तिमाही में तो घाटा नहीं दिखा था, लेकिन जैसे ही दूसरी तिमाही हमारी निकली सितंबर तक वाली, उसमें हमें पता चला था कि -23% का लॉस हमें हो रहा है। और यही लॉस यदि लगातार जो घाटा है ये 2 तिमाही तक लगातार बना रहेगा, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे कि ये आ गई रिसेशन, यानी इकोनॉमिक रिसेशन चलने लगा। लेकिन क्या है, इसलिए देखिए इधर अर्थव्यवस्था से जुड़ी 2 अवस्थाएं हैं जिन्हें संकट के रूप में देखा जाता है। इन दोनों के अलग अलग मायने हैं। मंदी का मतलब ऐसी अवस्था से है जब अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर निगेटिव हो जाती है, यानी कि माइनस में जो चलती है, और लगातार 2 तिमाही आर्थिक वृद्धि दर निगेटिव रहने पर अर्थव्यवस्था को क्या माना जाता है, मंदी में। जैसे पिछली बार हुआ था कि -23% और अगली बार -9%, तो इसको कहा गया था कि उस समय रिसेशन आ गया। ठीक है, लेकिन आर्थिक सुस्ती क्या होती है, अगर अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट लगातार घट रही है, मतलब माइनस में नहीं गई है, मान लीजिए कि इस बार 18% है और अगली बार 10% देखने को मिल रहे हैं, मतलब पॉजिटिव ही है लेकिन लगातार घट रही है, तो इसको बोलेंगे हम लोग आर्थिक सुस्ती, यानी कि स्लो डाउन कहेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन पूछ कह रहा था कि बाजार में मंदी की स्थिति क्या संकेत करती है। तो मंदी की स्थिति दोस्तों संकेत करती है कि मांग में कमी के कारण व्यापार एवं उद्योग में भारी गिरावट आ जाती है। क्योंकि मांग में कमी होती है, लोगों के पास पैसे नहीं है, और पैसे नहीं रहेंगे तो लोग कुछ खरीदना नहीं चाहेंगे, तो व्यापार और उद्योग में भारी गिरावट आ जाएगी। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य क्या है? सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि लोक लेखा समिति होती क्या है। देखिए, संसद में 2 समितियां होती हैं। पहले तो हो गई अस्थाई समिति और दूसरी हो जाएगी अस्थाई समिति। इन दोनों समितियों को गठन करने का श्रेय किसको जाता है, तो लोकसभा स्पीकर को। ठीक है, यानी लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वही इन समितियों का गठन करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे लोक लेखा समिति की, ये आती है हमारी अस्थाई समिति में। और अस्थाई समितियाँ भी होती है, हम पहले बात कर लेते हैं इधर अस्थाई समिति। अस्थाई समिति में 3 समितियाँ होती हैं। पहला तो हमारा होता है प्राक्कलन समिति। कौन सा समिति, प्राक्कलन समिति। और दूसरा होता है हमारा लोक लेखा समिति, और तीसरा होता है हमारा लोक उपक्रम समिति। ठीक है, लोक उपक्रम समिति, ये लोक लेखा समिति और ये प्राक्कलन समिति। तो इन तीनों समितियों का गठन कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। ये अस्थाई समिति, अस्थाई समिति कहने का मतलब इनका कार्यकाल 1 सालों तक चलता है। तो पहले हम बात करते हैं प्राक्कलन समिति की। प्राक्कलन समिति जो है वो 1950 में गठित की गई थी पहली बार, और ये हमारे देश की सबसे बड़ी समिति है। क्या है, सबसे बड़ी समिति। इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, टोटल 30 सदस्य होते हैं। और ये 30 सदस्य प्राक्कलन समिति के जो होते हैं वे केवल व केवल लोकसभा से होते हैं। किस सभा से होते हैं, लोकसभा से, जिसको हम निचली सदन बोलते हैं, और ऊपरी सदन बोलते हैं राज्यसभा को। तो केवल व केवल निचले सदन से 30 लोग होते हैं इस प्राक्कलन समिति में। इसका काम क्या होता है कि जैसे ही बजट पेश किया जाता है तो बजट में बताया जाता है कि हम ये काम कराएंगे, ये काम कराएंगे, ये काम, यहाँ पुल बनवाएंगे, यहाँ सड़क बनवाएंगे। तो उन सभी कार्यों को करने में क्या खर्चा आएगा उसका एस्टिमेट तैयार करने के लिए प्राक्कलन समिति होती है।
ओके, अब उसके आगे हम लोग बात करते हैं लोक लेखा समिति क्या होती है। तो प्राक्कलन समिति जब आकलन कर देती है कि इतना खर्च इसमें होने वाला है, उसके बाद खर्च के लिए पैसा दे दिया जाता है और काम शुरू हो जाता है कि अब इस मान लीजिए पुल बनाना है तो पुल बनने का काम स्टार्ट हो गया, सड़क बनाना है तो सड़क बनने का काम स्टार्ट हो गया। तो इन सारे कार्यों का एक ऑडिट होता है, वो करता है कौन? CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसके बारे में मैंने कल अपने वीडियो में जिक्र किया था। तो CAG इसका ऑडिट करेगा कि ये काम कैसा चल रहा है, और CAG एक रिपोर्ट ला के रखेगा। कहाँ पे रखेगा? तो ये लोक लेखा समिति के सामने। तो पहले लोक लेखा समिति को हम लोग जान लें। लोक लेखा समिति में कुल मिला के 22 सदस्य होते हैं, ठीक है। इसमें 30 होते थे प्राक्कलन समिति में, और लोक लेखा समिति में कितने? 22 सदस्य। और प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा से होते थे 30 सदस्य, लेकिन लोक लेखा समिति में सदस्य क्या होंगे? तो 15 सदस्य रहेंगे लोकसभा से और 7 सदस्य रहेंगे राज्यसभा से। इसमें दोनों सभाओं से सदस्य रहते हैं। और इसका जो अध्यक्ष होता है दोस्तों लोक लेखा समिति का, वह आता है विपक्ष का नेता। क्योंकि इसमें बहुत गड़बड़ हो रहा था, हर बार रिपोर्ट जो रही थी वो गलत हो जा रही थी। तो 1967 में एक प्रावधान बनाया गया कि जो विपक्ष का नेता होगा, विपक्ष से एक नेता चुन के और लोक लेखा समिति का उसको अध्यक्ष बना दिया जाएगा। क्योंकि विपक्ष की नज़र हमेशा इसी बात पे होती है कि सरकार कहीं पैसे की लूट खसोट तो नहीं कर रही है। तो वो क्या करेगा कि CAG जैसे ही ऑडिट करके लाएगा कि इतना इतना पैसा इस काम में खर्च हो रहा है, तो जो ये लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होगा यानी कि विपक्ष का नेता जो होगा, वो तुरंत उस रिपोर्ट को देख के भांप लेगा, अच्छा इतना पैसा इधर खर्च हुआ, इतना पैसा इधर खर्च हुआ, मतलब सही हो रहा है। और जैसे ही गलत होगा तो तुरंत वो मांग रख देगा, नहीं इसको फिर से चेक किया जाए, ठीक है। अब CAG की रिपोर्ट वो पढ़ के अपना CAG की रिपोर्ट लाया, और उसको किसने पढ़ लिया? तो जो विपक्ष का नेता यानी जो लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष है उसने देख लिया कि सही है। अब CAG क्या करेगी कि अपने रिपोर्ट को राष्ट्रपति को जाके सबमिट करेगी, और जो इस लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष था उसने जो रिपोर्ट को देख के अपना आकलन किया, वो ले जाके लोकसभा के स्पीकर को अपना सबमिट करेगा कि ये इस काम में हो रहा है। इस तरह से ये समितियाँ चलती है। और बात कर रहे थे एक और समिति जिसको हमने कहा था लोक उपक्रम की समिति। वो क्या करती है कि इन सांसदों के वेतन भत्ते, इनके रहने के लिए आवास वगैरह के बारे में सोचती है कि इनको किस तरह से होटल में रखा जाए, कैसे इनका आवास हो, मंत्री जी के बंगला कैसन रहेगा, उसमें कैसा कैसा फूल पत्ती लगेगा, स्विमिंग पूल किस रंग का बनेगा। अरे ब्लू तो सब जगह होता है, तो ब्लू है पानी पानी करने से मंत्री जी तो ठीक रहेंगे नहीं, तो मंत्री जी के लिए कुछ और की व्यवस्था कराई जाए। हर 6 महीना पे इनका कुर्सी टेबल बेंच इत्यादि बदल दिया जाए, क्योंकि मंत्री जी का 6 महीना में सोफा पुराना हो जाता है। आम लोग को मरने दीजिए, आम लोगों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है भाई, आपको जो करना है कीजिए। तो हम लोग इस तरह से निष्कर्ष निकालेंगे अभी क्वेश्चन का कि संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य क्या है। तो लोक लेखा समिति, अच्छा लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य क्या है? तो ये शासन के वित्तीय लेखा विनिमय तथा कंट्रोलर व ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करता है। अभी मैंने सारा कुछ बताया था कि CAG जो रिपोर्ट लाता है तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष उसका परीक्षण करता है और ले जाके फिर सबमिट करता है किसको? लोकसभा के अध्यक्ष को। अच्छा, ये लोक लेखा समिति जो है इसको हम लोग एक नाम और दिए हैं कि ये प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन है। देखिए, जुड़वा भाई हमने नहीं कहा है, क्या कहा है? जुड़वा बहन। क्योंकि बहन जो होती है ना, लड़कियों का ये आदत होता है कि छोटी छोटी बातों पे वो गौर करते रहती हैं। ठीक है, बहन ने से कौन लिपस्टिक लगा कर गई और घूम के जब बाजार से आई तो कौन रंग की लिपस्टिक लगा दी उनको बखूबी पता होता है। हाँ, अच्छा लाल लगा के गई या बुल्लू लगा के गई, तो ये सब काम किसका होता है? बहन का। इसलिए इसको कहा गया है कि ये जो लोक लेखा समिति है वो प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन है। जुड़वा भाई नहीं, जुड़वा बहन। क्योंकि CAG के हर छोटी छोटी बातों को इसको गौर करना होता है, तो छोटी छोटी बातों पर गौर करने के लिए कौन आएगा? बहन आएगी। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है? इन चारों कथनों पर हमें विचार करना है और देखना है कि इनमें से कौन सा एक असत्य है। देखिए कथन क्या क्या है। संसद के किसी भी सदन में विनियोग विधेयक में संशोधन प्रस्तावित नहीं हो सकता। ये बात सही है। संसद के किसी भी सदन में विनियोग का जो विधेयक है उसको प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। अच्छा, विनियोग विधेयक में विनियोजन के अंतर्गत होने के सिवाय भारत के संचित निधि में से धन नहीं निकाला जा सकता। यही बात सही है कि इसके संचित निधि में से धन नहीं निकाला जा सकता। आगे बढ़ते हैं। अन्य विधेयकों के असमान वित्त विधेयक को केवल लोकसभा में ही पारित होना आवश्यक है। ये गलत है, इसको राज्यसभा में पारित होना पड़ता है। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। वित्त विधेयक केवल भारत के राष्ट्रपति के सिफारिश पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ये
सही है। ठीक है, गलत कौन था? केवल सी गलत था हमारा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। क्रांतिकारियों के गुप्त समाज यानी अभिनव भारत का गठन किया गया था किसके द्वारा? देखिए दोस्तों, अभिनव भारत का गठन जो था वो बीडी सावरकर ने किया था। कौन किया था? बीडी सावरकर ने अभिनव भारत का गठन किया था। कब? 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में बीडी सावरकर ने अभिनव भारत का गठन किया था। इन्होंने सबसे पहले गठन किया था यंग इंडिया सोसाइटी, इसी का नाम है, यानी कि अभिनव भारत का ही नाम है यंग इंडिया सोसाइटी। इसको उन्होंने गणेश सावरकर और नारायण सावरकर की सहायता से, ये दोनों उनके भाई थे, उनकी सहायता से इन्होंने किया था इसका गठन। ठीक है, तो अभिनव भारत का गठन किसने किया? वी.डी. सावरकर ने। अब लोग बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। खुदीराम बोस का क्या योगदान रहा हमारे आज़ादी में? तो खुदीराम बोस जो थे वो इतिहास में जहाँ तक लिखा गया है कि ये सबसे कम उम्र में फांसी पर हंसते हंसते लटकने वाले क्रांतिकारी थे। 19 वर्ष या 18 वर्ष का, 18 वर्ष के होते होते ये फांसी पर झूल गए थे। इनका दिक्कत क्या था, क्यों इनको फांसी पर लटकाया गया था? इसकी एक कहानी है, थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूँ तो इनका जन्म हुआ था वेस्ट बंगाल के मिदनापुर में। ठीक है, उस समय बिहार भी आपका बंगाल का ही अंग हुआ करता था। तो बंगाल विभाजन एक हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 के समय में। ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। उसमें बहुत सारे लोग इस बंगाल विभाजन के विरोध में सड़कों पर उतर आए थे, और उन जितने लोग सड़कों पर उतर आए थे उनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चला, और उस मुकदमे में एक जज थे जिनका नाम था किंग्सफोर्ड, उन्होंने सज़ा सुनाई। ठीक है, तो उससे ब्रिटिश गवर्नमेंट खुश होके उनका प्रमोशन कर दी, और प्रमोशन करने के बाद उनको मुजफ्फरपुर में भेज दी सत्र न्यायाधीश बना के, जिला सत्र न्यायाधीश बना के। कहाँ भेज दी? मुजफ्फरपुर में। अब ये जो खुदीराम बोस थे ये उस समय जुड़े हुए थे युगांतर नाम की एक संस्था से, जो मिदनापुर में चलती थी, युगांतर नाम की संस्था, उससे जुड़े हुए थे, और भी लोग इनके साथ जुड़े हुए थे। तो वहाँ पे एक प्लानिंग हुआ, ये लोग अंदर अंदर प्लानिंग किए कि हम लोग किंग्सफोर्ड को ही उड़ा देंगे। ठीक है, तो किंग्सफोर्ड को मारने का जब प्लान बना तो ये खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ये दोनों बोले कि हम ही लोग इस काम को अंजाम देंगे। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को दोनों को एक एक पिस्टल दे दिया गया। खुदीराम बोस ने बम भी ले लिया। ठीक है, और ये दोनों अपने प्लान के मुताबिक कहाँ पहुँच गए? मुजफ्फरपुर पहुँच गए। मुजफ्फरपुर पहुँचने के बाद इन्होंने किंग्सफोर्ड जो था जज, उसके बंगले की काफ़ी तहकीकात की कि कब ये निकलता है, कब जाता है, कब न्यायालय से वापस आता है, किस किस से मिलता है, किस रंग की गाड़ी से जाता है। उस समय घोड़ा गाड़ी से जज लोग चलते थे। ये सारा कुछ इन्होंने देख लिया। अब जिस दिन प्लानिंग किए थे कि आज इसको मारना है, वो तारीख क्या था? तो 11 अगस्त 1908, सॉरी उस दिन उनको फांसी लगी थी। इन्होंने प्लानिंग किस दिन किया था? तो 30 अप्रैल 1908 की इन्होंने प्लानिंग की कि आज इसको मार देना है। 30 अप्रैल 1908 को किसको मारने के लिए प्लानिंग? तो किंग्सफोर्ड नामक जज को। अब शाम के समय वो लोग ताक लगाए हुए थे कि अब ये लौटेगा तो इसको मारेंगे। तब तक उस दिन हुआ क्या कि उसी तरह की गाड़ी, जिस गाड़ी में बैठ के किंग्स जॉर्ज जाता था, उसी तरह की गाड़ी में बैठ के 2 यूरोपीय महिलाएं आ रही थी, और इन्होंने पीछे से देखा और बिना कुछ सोचे ये खुदीराम बोस जो थे इन्होंने बम से उस गाड़ी पे हमला कर दिया। और उस हमले की वजह से क्या हुआ कि वो दोनों औरतें तो मर गई, लेकिन कुछ देर बाद इन लोगों को पता चला कि ये जज जो है वो जिंदा बच गया। अब ये दोनों वहाँ से भाग खड़े हुए, और पैदल इतनी दूर तक भागे बिना चप्पल, ऐसे ही पैदल लगातार भागते भागते 24 मील का इन्होंने सफ़र तय किया, और ये लोग पहुँच गए बेनी स्टेशन पे। बेनी स्टेशन में जाके इन्होंने अपना रात बिताया, लेकिन इनके पीछे ब्रिटिश पुलिस लग गई थी, और ब्रिटिश पुलिस ने इनको खोज लिया। ठीक है, खोज के खुदीराम बोस को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन प्रफुल्ल चाकी जो थे इनके पास अपना पिस्तौल था, उसमें गोली भी लोड था। ये देखे कि हम चारों ओर से घिर गए हैं, तो इन्होंने खुद को गोली मार के अपना काम तमाम कर लिया। और ये कब मरे? तो 30 अप्रैल 1908 को, जैसे या फिर मान सकते हैं कि 1 अप्रैल को ये अपने, सॉरी 1 मई को अपने आप को ये गोली मार लिए होंगे। ठीक है, प्रफुल्ल चाकी। और खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दिया गया। ठीक है, ये कहानी थी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, भगत सिंह के बारे में। तो भगत सिंह के बारे में आप लोग सब जानते हैं। भगत सिंह के बारे में आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों ने भगत सिंह के बारे में क्या क्या अभी तक जान रखा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें कौन सी है? देखिए, बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य फसलें हमारी तो चाय है, रबड़ है, नारियल है और कहवा है।
चाय कहाँ उपजाई जाती है? तो चाय ऐसे जगह उपजाई जाती है जहाँ पे बारिश अच्छी खासी हो और छायादार मौसम बना रहे, ठीक है। तो ये खास करके असम में उपजाई जाती है। बात करते हैं रबड़ की, तो रबड़ ऐसे मौसम में उपजाई जाती है जहाँ पे गर्मी रहे और बरसात भी हो। तो ऐसा मौसम हम लोग को देखने को मिल जाता है ये हमारे दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में कहाँ भाई? तो ये मतलब केरल में इसकी खेती ज़्यादा होती है रबड़ की। कर्नाटक और तमिलनाडु में भी रबड़ की खेती होती है और इसकी बहुत ज़्यादा खेती यदि देखें हम तो ये हो गया हमारा पृथ्वी और ये हो गया हमारा भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के ही दोनों किनारे के आसपास के जो देश हैं, इन देशों में खास करके इसकी खेती होती है। इसमें मुख्य देश कौन से हैं? तो थाईलैंड है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है और श्रीलंका है, चाइना है। इन सारे देशों में रबड़ की खेती खास करके होती है। बात करते हैं हम लोग नारियल की, तो नारियल की खेती के लिए कुछ ज़मीन और वहाँ का टेम्परेचर वगैरह भी मायने रखता है। तो नारियल की खेती के लिए 5.2 से 8.8 pH तक की मिट्टी होनी चाहिए और वो मिट्टी बलुई या दोमट होनी चाहिए। तो इस तरह की मिट्टी खास करके हमें कहाँ मिल जाती है? तो केरला में मिल जाती है। तो इसलिए वहाँ पर नारियल की खेती हो जाती है ज़्यादा। और कहवा की बात करें, जिसे हम लोग कॉफ़ी कहते हैं, तो कॉफ़ी की खेती ऐसे मिट्टी पे होती है जो ज्वालामुखी के उद्गार से जो लावा निकलता है ना दोस्तों, उस लावा को जमने से जो मिट्टी बन जाती है उसी मिट्टी पर कहवा ज़्यादा होता है। यानी कि दक्कन के पठार में यदि हम देखें तो वहाँ पर कहवा का उत्पादन सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है कर्नाटक में। अच्छा, नारियल का जो वृक्ष होता है उसके हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ निकाला जा सकता है, हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ गुण होता है। इसलिए नारियल के वृक्ष को कल्प वृक्ष भी बोला जाता है। कल्प वृक्ष मतलब स्वर्ग का वृक्ष भी बोला जाता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चोल प्रशासन व्यवस्था में सभा का मतलब क्या होता है? देखिए, चोल प्रशासकीय व्यवस्था में सभा का मतलब होता है अग्रहारों में व्यस्त लोगों का समुदाय। अग्रहारों में व्यस्त लोगों का समुदाय कहने का मतलब जो किसी काम में आगे आगे रहते हैं, वैसे व्यस्त लोगों का समुदाय जो होता है उसको चोल प्रशासन में क्या बोलते थे? सभा बोलते थे। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण के लिए प्रथम सुस्पष्ट कार्यवाही निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? देखिए, सुस्पष्ट कार्यवाही की जब बात करें तो सबसे पहले की गई थी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट जो था वो कब लाया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में लाया गया था। इस एक्ट से क्या हुआ? द्वैध शासन की पद्धति शुरू हो गई थी, ठीक है। बात करते हैं हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट की, तो यह आया था 1773 में वारेन हेस्टिंग के समय। और वारेन हेस्टिंग्स जो था वो बंगाल के गवर्नर से गवर्नर जनरल बन गया था, ठीक है, यही रेगुलेटिंग एक्ट से ही। बात करते हैं हम लोग 1793 का चार्टर्ड एक्ट। तो चार्टर्ड एक्ट जो था वो 20 वर्षों तक कंपनी के एकाधिकार को इसमें बता दिया गया था कि 20 वर्षों, अब इसके आगे भी 20 वर्षों तक कंपनी का एकाधिकार चलता रहेगा। और ऊपर जो ये दोनों काम हुए थे रेटिंग और पिट्स इंडिया में, इन सबको भी सुधार के इस 1793 के चार्टर्ड एक्ट में लाया गया था। बात करते हैं 1813 की, तो 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था इसमें ईसाई मिशनरियों को ये परमिशन दिया गया था कि भारत में प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने अंततः मराठा पेशवा को पदच्युत कर उनके क्षेत्रों पर कब्जा कर उन्हें एक दूरस्थ स्थान में भेज दिया था? तो ये काम किया था किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। अच्छा, दोनों में ऑप्शन सेम है इसलिए मैं एक साथ इनकी बात कर दूं। तो आते हैं हम लोग ऑप्शन पे। पहले समझेंगे कि वारेन हेस्टिंग्स कौन था। तो दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स जो है वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था, ठीक है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? वारेन हेस्टिंग्स। अब बात करते हैं हम लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस की। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो 1786 से लेके 1793 तक इंडिया का गवर्नर जनरल रहा था, ठीक है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही सिविल सेवा की शुरुआत हुई थी और उसी ने अस्थाई बंदोबस्ती भी शुरू की थी। बात करते हैं हम लोग लॉर्ड वेलेस्ली की। तो लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो 1798 से लेकर 1805 तक इंडिया का गवर्नर जनरल रहा था और उसने सहायक संधि की शुरुआत की थी। बात करते हैं हम लोग लॉर्ड डलहौजी की। लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 1856 तक इंडिया का ये गवर्नर जनरल रहा था और इसी के समय में रेलवे की शुरुआत हुई थी, टेलीग्राफ की शुरुआत हुई थी, डाक की शुरुआत हुई थी, इत्यादि इत्यादि इसने शुरू किया था। अच्छा, टेलीग्राफ जो था वो पहली बार कोलकाता से आगरा भेजा गया था। दोस्तों, आप लोग रेल के बारे में बताएं कि पहली रेल कब और कहाँ चली थी, कमेंट सेक्शन में बताइए। ऑप्शन है लास्ट हमारा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है दोस्तों, यह इसी के कार्यकाल में 1857 की
क्रांति हुई थी। ये इंडिया का पहला वायसराय था, ठीक है। इंडिया का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और इसी के कार्यकाल में कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ओटीसी की क्या भूमिका है? देखिए ओटीसी की भूमिका है कि ये जैसे अभी आप बीएससी एनएससी के बारे में जानते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उस तरह का ही 1990 के आसपास में शुरू किया गया था ओटीसी, ओवर द काउंटर एक्सचेंज। इसमें एक्सचेंज यानी कि शेयर मार्केट में मिड कैप और स्मॉल कैप जो कंपनियां होती थी वो अपना पैसा इन्वेस्ट करती थी, साथ साथ लोग भी इन्वेस्ट कर पाते थे ओटीसी से। लेकिन 2005 के आसपास आ जाते इस चीज़ को बंद कर दिया गया, अभी इसका यूज नहीं होता है। तो इसका काम क्या था? तो बहुराष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश में मदद करता था, जैसे आज एनएससी और बीएससी करते हैं। क्योंकि वो जितनी कंपनियां थी पहले एनएससी और बीएससी में लिस्टेड नहीं थी, अब वो सारी कंपनियां एनएससी और बीएससी में लिस्टेड हो चुकी हैं। आप लोगों का काम है कि कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि एनएससी का स्थापना कब हुआ और बीएससी का स्थापना कब हुआ। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? देखिए 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने का श्रेय जो है वो जाता है मैडम क्यूरी को। मैडम क्यूरी ने 2 बार नोबेल जीता है और वो भी दोनों बार अलग अलग क्षेत्र में। एक छोटी सी कहानी है इनके बारे में, आप थोड़ा सा सुनिएगा। पहली बार इनको नोबेल मिला था फिजिक्स के क्षेत्र में। इनको और इनको पति को यानी कि मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी को 1903 ईस्वी में रेडियो एक्टिविटी की खोज करने के लिए फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल मिला था। और बात करते हैं इनके दूसरे नोबेल पुरस्कार के बारे में, तो उसके पहले एक छोटी सी घटना हो गई थी कि 1903 के ठीक 1 साल बाद यानी कि 1904 में इनके पति की एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। लेकिन उनसे इन्होंने थोड़ी सी भी घबराहट इनके अंदर नहीं आई और वे अपने काम में लगी रहीं। 1911 में इन्होंने केमिस्ट्री के क्षेत्र में दोबारा नोबेल प्राइज़ जीता। वो किस क्षेत्र में जीता था? तो इन्होंने पोलेनियम की खोज की थी और जो ये रेडियम है इसको प्यूरिफाइड किया था। इन्होंने रेडियम को प्यूरिफाइड किया था और पोलोनियम की खोज की थी। इसके लिए इन्हें 1911 में जाके केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ मिला था। बात करते हैं हम लोग विंस्टन चर्चिल की। तो विंस्टन चर्चिल जो है वो 1940 से लेकर 1945 तक, 1940 से 1945 तक यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटेन के पीएम रहे थे, ठीक है। ऑक्टिवियो पाज जो हैं वो साहित्यिक लेखक थे, मैक्सिको के थे। जॉर्ज चौपाक के बारे में मुझे पता नहीं, आप लोग को यदि पता हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि जॉर्ज चौपाक कौन थे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। जिस संवेष्टन प्रौद्योगिकी के कारण हरित क्रांति आई उनके मुख्य अंग थे। देखिए हरित क्रांति के बारे में हम लोग बात करेंगे तो ये आई थी कब? 66-67 में, यानी कि 1966-67 में इंडिया में हरित क्रांति आई थी। इनके लाने का श्रेय किसको जाता है? तो पूरे वर्ल्ड में इसको लाने का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। और इंडिया में इसको किसने लाया था? तो एमएस स्वामीनाथन ने लाया था। उस समय कृषि एवं खाद्य मंत्री हुआ करते थे हमारे जगजीवन राम, जिनका संबंध बिहार के आरा से है। आरा के चंदवा गांव से वो बिलोंग करते थे। वे आजीवन सासाराम से सांसद बनते रहे, 55 सालों तक वे सांसद रहे थे, ठीक है, बाबू जगजीवन राम। तो उस समय इससे क्या क्या हुआ इस हरित क्रांति के आने से, वो हमें ऑप्शन सी में लिखा गया कि सिंचाई, जैव रासायनिक उर्वरक और अधिक उत्पादन करने वाले बीजों की किस्में, इन सब में सुधार किया गया और जो हमारी प्रोडक्शन होती थी अनाजों की वो ज़्यादा बढ़ी थी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? ठीक है, तो इसमें बात करें अनुच्छेद 131 की। अनुच्छेद 131 में क्या बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता, इसके बारे में 131 में बात की गई है। 132 की बात करें तो इसमें बताया गया है कुछ मामलों में हाई कोर्ट से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो ये यदि हम अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 133 के साथ पढ़ते हैं तो ये हमारा निकल कर आता है कि सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से ये संबंधित है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देश में साइबर ट्रेजरी शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो देश में साइबर ट्रेजरी शुरू की थी सबसे पहले मध्य प्रदेश ने। ये कब शुरू किया था? 2006 में साइबर ट्रेजरी की शुरुआत हुई थी। अच्छा, साइबर ट्रेजरी क्या होता है इसके बारे में आप समझ लीजिए। ये जो होता है, जैसे आपको
कॉलेज में काउंसलिंग करानी है, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स देना है, किसी चीज़ का टैक्स देना है, फ़ी देना है, कोई जुर्माना भरना है वगैरह वगैरह, यदि आप ऑनलाइन भर पा रहे हैं और ऑनलाइन ही आपको ई रिसिप्ट मिल जा रहा है तो इसी चीज़ को कहते हैं हम लोग साइबर ट्रेजरी। तो ये शुरू कब किया गया था? 2006 में पहली बार देश में, मध्य प्रदेश में साइबर ट्रेजरी की शुरुआत हुई थी। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में वर्षा वन का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती का समझा जाता है, इसका कारण क्या है? देखिए, प्यासी धरती का देश समझाने के कारण यही है कि यहाँ पे पूरी खेती जो है वो मानसून पे टिकी हुई है। मानसून यहाँ पे 2 से 3 महीने ही रहता है, इसलिए कहते हैं कि ये प्यासी धरती का देश है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमें दिखाएगा कि वर्षा का कुछ ही महीनों में जोर में होना इसको कारण बना देता है प्यासी धरती का देश होने का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा विकल्प पहाड़ियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम प्रस्तुत करता है? देखिए, पूर्व से पश्चिम की ओर जब जाएंगे तो हमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ मिलेंगी, ये हमने मैप में दिखा रखा है। देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ क्या करके। सबसे पहले आती है हमारी पूर्व से पश्चिम की ओर चलेंगे, ठीक है, इधर पूर्व है, इधर से पश्चिम की ओर चलेंगे तो सबसे पहले हमें क्या मिल रहा है? नागा की पहाड़ियाँ मिल रही हैं, उसके बाद मिल रहा है मिकिरी की पहाड़ियाँ, उसके बाद मिल रहा है जयंतिया की पहाड़ियाँ, फिर मिल रहा है खासी की पहाड़ियाँ, फिर मिल रहा है गारो की पहाड़ियाँ। इस तरह से पहाड़ियों का समागम है। अब हम लोग आते हैं ऑप्शन में कि ऑप्शन में क्या क्या दिखा रखा है। देखिए, ये हमारा भारत का पूर्वोत्तर भारत है, जो हमने मैप खोल रखा है। ये कहाँ का है? तो मेघालय के आसपास का मैप है। देखिए, मेघालय है और मेघालय राज्य में 3 पहाड़ियाँ पड़ती है, गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ। और नागालैंड में आपके नागा की पहाड़ियाँ और मिकिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो भी पड़ जाती हैं मेघालय और असम के बॉर्डर पे पड़ती हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? देखिए, पूर्व से पश्चिम मतलब इधर से हम लोग इधर आ रहे हैं, ठीक है, इधर से इधर आ रहे हैं। तो इधर हमें क्या मिला था? सबसे पहले गारो मिला था, फिर इधर खासी मिली थी, मिकिरी और नागा। ऐसे नहीं, इधर से जब इधर आएंगे सबसे पहले हमें नागा मिला था, फिर ऊपर में हमें मिकिर मिला था, फिर खासी मिली थी, फिर गारो। एक बार फिर से मैं मैप पहले चलूँगा, आपको ध्यान से देखिएगा क्या क्या मिल रहा है। देखिए, इधर से इधर हम लोग आएंगे, ठीक है, इधर से यानी पूर्व से पश्चिम की ओर आएंगे, इस तरह से इस तरफ। सबसे पहले मिलेगा हमें नागा की पहाड़ियाँ, फिर मिलेगा मिकिरी, फिर मिलेगा हमें जयंतिया, फिर खासी और फिर गारो। यही था हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप लोग क्विज़ के साथ जुड़ना हो तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ आके आप क्विज कर सकते हैं रात में 10 बजे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।